गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पढ़ा था कि डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि ये जो आपकी कीमत मांग की लोच होती है इसकी कितनी श्रेणियाँ होती हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि देयर आर 5 डिग्रीज। ठीक है, फर्स्ट है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड सेकंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड एंड लेस देन इलास्टिक डिमांड। तो आज हम करेंगे यूनिटरी इलास्टिक सिटी ऑफ डिमांड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। ये स्पेशल केस में होता है जब आपका डिमांड कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व होता है। ठीक है, ये डाउनवर्ड शेप में तो होता है लेकिन ये थोड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप होती है उसमें होता है ये। ठीक है, तो इसके जो भी पॉइंट होते हैं इसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आप ये जो मांग की लोच है, कीमत मांग की लोच है, आप इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका आता है यूनिटरी इलास्टिक एंड आता है आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो आपका इसको जो है मेज़र करने के लिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड आपका प्रोपोर्शनेट मेथड एंड आपका जियोमेट्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड, कुछ भी इसको बोलते हैं तीनों में से। ठीक है, तो अभी हम करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें मार्शल जो थे इन्होंने बोला कि इसको मेज़र करने के लिए टू मेज़र इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन फाइंड आउट हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट of change in price of a commodity, we can consider 3 possible situation, कि हम इसको जो 3 सिचुएशन होती हैं पॉसिबल होती हैं उसमें इसको देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका, देखो आप नेक्स्ट पेज पे देखो कि इसमें जो है ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी। आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा जो है इस तरीके से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ग्रेटर देन यूनिटी है एंड यूनिटी है एंड लेस देन यूनिटी है, ठीक है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कैसे मेज़र कर सकते हैं, मेथड आई है। इसमें अगर प्राइस आपकी इंक्रीज़ होती है, प्राइस क्यों हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डाउन चला जाता है। डाउन कैसे जाता है, आपकी प्राइजेज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती हैं, तो आपका जो आप जो खर्च करते हो वो आप कम खर्च करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है, आपकी प्राइजेज जो है कम होती हैं, तो आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये तो आपका देखो डिमांड, जो आपका डिमांड कर्व है, आपका डिमांड कर्व कैसे बनता है, जब प्राइजेज इंक्रीज़ होएंगी आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होएगी, प्राइस डिक्रीज़ होएंगी आपकी डिमांड इंक्रीज़ होएंगी। जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फ़र्क पड़ता है ना। तो इसमें भी आपका ग्रेटर देन यूनिटी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसमें भी जब आपकी प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ होती हैं तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डाउन चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन अगर टोटल प्राइजेज जो है वो डाउन जाते हैं तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें इसका मतलब है कि इसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी है। ठीक है, अब जैसे अगर यूनिटी आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटी है, तो इसका मतलब होता है यूनिटी कि उसमें जी कोई चेंज नहीं आता है। आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो कैसे आते हैं, नो चेंज, चाहे प्राइजेज इंक्रीज़ हों चाहे आपकी प्राइजेज डिक्रीज़ हों। ठीक है, तो आपके जो हैं आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम के सेम रहेंगे। अगर आप 10 रुपये खर्च रहे हो तो वो 10 रुपीज़ ही आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर होगा, चाहे प्राइजेज इंक्रीज हो जाएँ चाहे आपके प्राइजेज डिक्रीज़ हो जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेस देन यूनिटी। अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी है, ठीक है, तो इसमें जो है अगर प्राइजेज इंक्रीज़ होते हैं आपके, तो अगर प्राइजेज इंक्रीज़ होते हैं तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होता है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में। अगर प्राइजेज इंक्रीज़ हो रहे हैं आपके टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके प्राइजेज डिक्रीज़ हो रहे हैं आपके टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका लेस देन यूनिटी, आपकी यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस देन है। ठीक है, तो इस ये द्वारा आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो
इसमें ऐसे बताया जाता है कि हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखने हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर के द्वारा जो है हम देख सकते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन यूनिटी है या लेस देन यूनिटी है। ठीक है, अब आपका जो है ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, आपके देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो सिचुएशन ए ऑफ टेबल 2 शोज़ दैट, ये जो सिचुएशन 1 है, ठीक है, इसमें आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है आपका, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ 2, when the price of the commodity is 2, the total expenditure is 8. ठीक है, and when price fall ₹1, the total expenditure remains 8. ठीक है, thus the change in the price has no effect on total expenditure. देखो इसमें ये बताया गया है कि जैसे आपका प्राइस कम हुआ, ठीक है, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हुई। पहले आप 4 चीज़ें खरीदते थे, अब आप कितनी चीज़ें खरीद रहे हो, 8 चीज़ें खरीद रहे हो, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है, नो चेंज। जब आपकी कोई चेंज नहीं आएगा तो आपकी जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, प्राइस के डिक्रीज़ होने पर प्राइस 2 से 1 हो गया, डिमांड तो इंक्रीज़ होगी लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं आया। आप पहले 8 रुपये खर्चते थे, आप अब भी 8 रुपये खर्च रहे हो। ठीक है, इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया है, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है। अब सेकंड केस लेते हैं आप भी। ठीक है, इसमें प्राइजेज डिक्रीज़ हुए हैं। प्राइस डिक्रीज़ होने से आपकी क्वांटिटी जो है आपने पहले से ज़्यादा ली हुई है। ठीक है, पहले आप 4 चीज़ें खरीदते थे, अब आप 10 चीज़ें खरीद रहे हो। ठीक है, तो आपके जो है टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। पहले आप 8 रुपये खर्चते थे, अब आप कहते हैं 10 रुपीज़ खर्च रहे हो। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपके एक्सपेंडिचर जो है क्या हुए, इंक्रीज़ हुए हैं, 8 से 10 हो गए हैं। ठीक है, तो आपका इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब आपके प्राइजेज़ इंक्रीज़ होंगे तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। जब आपके एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज़ होंगे, देखो एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक होती है। अब आपके टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए, 8 से 10 हो गए हैं। ठीक है, तो आपकी इंक्रीज़ हुए ना आपके एक्सपेंडिचर, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आपके एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहे हैं, देखो पहले 6 थे अब 4 हो गए हैं। ठीक है, पहले आप प्राइस 2 थे, आप 3 चीज़ें खरीद रहे थे, लेकिन प्राइस 1 होने से अब आप 4 चीज़ें खरीद रहे हो। ठीक है, तो आपके पहले खर्चा 4 था, अब खर्चा कितना हो गया, खर्चा 6 था, अब खर्चा कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इट मीन्स आपकी टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए हैं। अगर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होते हैं तो उसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ठीक है, तो इसको आपने ये जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है मेथड है, इसमें आपने क्या देखना है कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो अगर सेम रहते हैं, देयर विल बी नो चेंज, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। इफ़ आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो है विल इंक्रीज 8 to 10, ठीक है, इंक्रीज होते हैं, देन आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इफ़ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, ठीक है ना, ये कम हुए हैं, 6 से 4 हो गए हैं। ठीक है, देन आपकी डिक्रीज़ हुए यानी कि 6 से 4 हो गए, देन आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। इसको इसलिए मेज़र कर सकते हैं। अब ये जो टेबल दिया हुआ है इसी को आप डायग्राम के द्वारा भी समझाया जा सकता है। जो टेबल है उसी का डायग्राम बनाना है, टोटल एक्सपेंडिचर नीचे रखने हैं और प्राइजेज जो है वो इस तरफ रखने हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है आपका ये जो पोर्शन है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें इक्वल टू 1 है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, प्राइस इंक्रीज़ हो प्राइस डिक्रीज़ हो। ठीक है ना, लेकिन ये आपका लेस देन 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसमें आपके टोटल एक्सपेंडिचर पहले इतने थे अब इतने हो गए हैं। ठीक है, इट मीन्स आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है।
और ये जो है यहाँ पहले आपके खर्चा जो था टोटल एक्सपेंडिचर इतना था, कम था, अब इंक्रीज़ हो गया, इतना हो गया, तो आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गई है। ठीक है, तो इसके साथ ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो इस तरह से आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पेपर में आता है क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। अब प्रोपोर्शनेट मेथड में आपको देखो इसमें बताया हुआ है, इसमें एक मेथड दिया गया है कि आपने अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है तो इसका मेथड है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे करेंगे आप, तो इसका भी मेथड है कि आपकी जो है चेंज इन डिमांड, यानी कि आपने डिमांड में कितना चेंज लाया है और आपकी इनिशियल डिमांड, जैसे माना इनिशियल डिमांड आपकी 2 थी एंड ये जो है आपकी चेंज होके क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 2, समझ आया, ये आपकी क्या आ जाएगी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और आपका सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, वो भी क्या आता है चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, कि जो आपकी इनिशियल प्राइस क्या थी और फिर प्राइस में क्या चेंज आया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है 100 से कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपका ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया। अब आप जो है देखो इसका मेथड जो है ये तो आपको ऐसे था, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखना है इसको तो आप Q1 माइनस Q अपॉन Q1 इनिशियल जो चेंज इन क्वांटिटी है और ये इनिशियल आपकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो आप उसको पहले लेते थे उसको माइनस कर देना है और डिवाइड किससे कर देना है आपने इसको Q से। Q जो है आपकी क्या थी, जो आप पहले किसी चीज़ की क्वांटिटी जो है आप ख़रीदते थे। ठीक है, और सेम विद प्राइस कि आपकी नई प्राइस क्या है पुरानी प्राइस क्या है उसको माइनस कर देना है और डिवाइड किससे करना है आपको जो पुरानी इसकी प्राइस थी। ये जो है चेंज इन क्वांटिटी, ये जो साइन है इसका मतलब है, ये जो साइन है बेटा इसका मतलब है चेंज। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी और सेम विद चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, जो आपकी प्राइस है। अब इसके द्वारा जो है इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स ₹4 कप टी टू 2 पर कप, पहले 4 पे था वो कम होके क्या हो गया 2 रुपये हो गया, तो डिमांड जो है आइसक्रीम की इंक्रीज़ होएगी, 1 कप से 4 कप होएगा। तो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो परसेंटेज मेथड से आपने फाइंड करनी है। तो आपने जो है प्राइस देखना है, प्राइस पहले कितनी थी 4 थी। ठीक है, अब जो है प्राइस चेंज कितना आया 2 आ गया, नया प्राइस 2 आ गया, तो चेंज इन प्राइस क्या होएगा P1 माइनस P। ठीक है, जो नई प्राइस आई है उसको पुराने प्राइस से माइनस करना है, तो आपकी जो नई प्राइस आएगी वो -2 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि चेंज इन प्राइस क्या आ गया -2 आ गई। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी पहले 1 कप लेते थे, अब क्वांटिटी आप 4 लेते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या आएगा जो नई क्वांटिटी आपने खरीदी है और जो पुरानी क्वांटिटी आप लेते थे, यानी कि 4 - 1 = 3 कप। ठीक है, तो अब इसी को वैल्यूज़ जो आई हैं इसको आपने फार्मूले में पुट कर देना है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस P1 अपॉन Q P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो, = 6 आ जाएगा, तो इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार जो है वो पेपर में आते हैं। ये तो फॉर्मूला है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपका जियोमेट्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो है जो भी आपका ये लाइन है आपकी, ठीक है ना, जो डिमांड कर्व दिया हुआ है आपका, जो भी दिया हुआ है ये डिमांड कर्व दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ इसकी क्वांटिटी है और एक तरफ इसकी प्राइस है। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट है बेटा, ये जो सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, इसमें आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये जो इसका मिड पॉइंट है, जैसे ये दिया हुआ है मिड पॉइंट है, ये लोअर सेगमेंट है और ये अपर सेगमेंट है। ठीक है, जो मिड पॉइंट है वहाँ पर आपकी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ऑलवेज क्या होगी =1 होगी, ये जो मिड पॉइंट है आपका। ठीक है, और जो ये लोअर सेगमेंट है यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी
यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेकिन इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है 0 यानी कि इसमें जो है वेयर डिमांड कर्व टचेज एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो अपर सेगमेंट है इसमें यहाँ से यहाँ तक आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन एम पॉइंट जो है इसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिट हो जाता है। इन्फिनिट का मतलब आपने पढ़ा है कि जहाँ पर जो है इन्फिनिट का होता है कि थोड़ी सी भी चेंज अगर आती है तो आपकी डिमांड जो है वो 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ज्योमेट्रिक मेथड है, इसमें भी आपका ये जो लाइन सेगमेंट दी हुई है इसमें लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी एंड लोअर सेगमेंट में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन होगी और इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 0 होगी और अपर सेगमेंट में यहाँ से यहाँ तक आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोई भी पॉइंट आता है इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिट होगी। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3 मेथड जो थे आपके इसमें बताया था कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेज़र कर सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है पेपर में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन जो है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।